गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछली क्लासों में हम विश्व के कृषि प्रदेश जो डी विटलसी ने अपने 1936 की स्कीम में दिए थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने विश्व के विभिन्न एग्रीकल्चर टाइप्स, कृषि के प्रकार और जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसके बारे में हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया, उनमें डिस्कशन किया। आज मैं आप लोगों के साथ उसी सिस्टम में दी गई एक कृषि के प्रकार प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन करूंगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि, ये कृषि करने का एक स्पेशलाइज्ड तरीका है जिसका कंप्लीट जो डिस्कशन है हम 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम इसको समझेंगे व्हाट डज वी मीन बाय प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि से हम क्या समझते हैं। दूसरा, कौन कौन सी फसलें हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत उगाई जाती है, उन फसलों के बारे में जानेंगे। किस तरह की फसलें हैं और कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं जो विश्व में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत उगाई जाती है। तीसरा, इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, उनके बारे में जानेंगे। और फाइनली हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि का वह प्रकार है जिसमें पहले पौधे तैयार की जाती है, बीज से पौधे तैयार की जाती है और उन पौधों को बड़े बड़े फार्म में, बहुत लार्ज स्केल के फार्म्स में उनका रोपण किया जाता है। और मुख्यतः ये वो फसलें हैं जो बार बार नहीं बोई जाती। एक बार इनको बो देने के बाद ये कई सालों तक उत्पादन देती रहती है। सो फर्स्ट वी प्रिपेयर द प्लांट्स फ्रॉम द सीड, देन वी प्लांट दोज स्मॉल plants in the orchards and after maturing वो उत्पादन देते रहते हैं कई सालों तक। इस तरह की कृषि को हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। विश्व में चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, बनाना, रबर, ये जो फसलें हैं ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। और इनमें से अधिकांश फसलें ट्रॉपिकल एरियाज़ की या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसलें हैं। सो टी, चाय, कॉफ़ी, कहवा, शुगर केन, गन्ना, रबर, बनाना, ये सारी की सारी फसलें हैं जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के तहत उगाई जाती हैं विश्व में। इम्पोर्टेंट एरियाज़ ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अगर अपन एक लाइन में कहें तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ द एग्रीकल्चर सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल, इसमें इक्वेटोरियल एंड उसके सराउंडिंग के जो ट्रॉपिकल एरियाज है विद इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें ज़्यादातर इस तरह की खेती की जाती है। स्पेसिफिक एरिया अगर हम देखें तो ये एशिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अमेरिकाज और अफ्रीका, इनमें इस तरह की खेती की जाती है। इस मैप में देखें, सो this is first I would like to draw the tropics also. This is the equator. This is 23 and half 23
एंड हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सर यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर कंसंट्रेटेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, and in the tropical areas we will find that this is the area of Central America and Latin America. So Central America में मध्य अमेरिका, जिसमें आपको कई छोटे छोटे देश हैं, और ये कैरेबियन आइलैंड्स एंड ब्राज़ील, ये सब शामिल है। इसमें जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, पर्टिकुलरली क्यूबा, और यहाँ गन्ने की खेती बहुतायत की जाती है। ब्राज़ील का जो ईस्टर्न पार्ट है, प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पे कॉफ़ी या कहवा की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और जो अमेजन बेसिन है, अमेजन का जो बेसिन है, अमेजन एरिया है, उसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को काट के जगह बना के यहाँ रबड़ की खेती की जाती है। तो सो इन the tropical Americas we will find three type of plantation crops. The one is sugarcane, another is rubber and another is coffee. इसी तरह अगर हम अफ्रीका की बात करें तो जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है, बेसिकली कांगो का एरिया है, तो वहाँ पे इस कोकोवा नाम की जो ट्रॉपिकल क्रॉप है वो की जाती है। इसके यहाँ गोल्ड कोस्ट या घाना में पाम ऑयल की खेती की जाती है। सो कोकोवा, पाम ऑयल, रबर, इस तरह की खेती अपन ट्रॉपिकल अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है। इसके बाद एशिया में अगर आ जाएं तो एशिया में हम देखेंगे कि इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम, दार्जिलिंग और यहाँ के जो एरिया है, आसाम, यहाँ पे चाय, टी पैदा की जाती है। इसी तरह अगर साउथ इंडिया में जाएं तो अपन केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे कॉफ़ी पैदा की जाती है, और केरल के कोस्टल एरियाज़ में रबर की खेती भी की जाती है। इसी तरह श्रीलंका में भी टी एंड रबर प्लांटेशन एग्रीकल्चर के रूप में प्रैक्टिस की जाती है। अब साउथ ईस्ट एशिया में अगर जाएं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारे देश हैं, ये रबर की खेती के लिए बहुत फेमस हैं। यहाँ के इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को या भूमध्य रेखीय वनों को काट के ज़मीन वहाँ से निकाल के उस पर सिस्टमेटिक रबर प्लांटेशन किया जाता है, और ये विश्व के प्रमुख लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। सो वी विल फाइंड दैट जो भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एरियाज़ हैं, दे आर कंसंट्रेटेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज़, मोस्टली इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ एशिया एज वेल एज साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, प्रमुख विशेषताएं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की क्या क्या हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर की विशेषताओं को जानने के पहले हम इसके ओरिजिन को जानेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर या रोपण कृषि की का जो उद्भव है वो सीधा कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उसके फलस्वरूप वहाँ पे कई सारे उद्योग स्थापित हुए, उन उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए
यहाँ के लोगों ने कई कॉलोनीज बनाई और उनकी अधिकांश जो कॉलोनीज थी वो कहाँ थी, या तो एशिया में थी या अफ्रीका में थी या लैटिन अमेरिका में थी। तो इन कॉलोनीज में उन्होंने अपने औद्योगिक विकास में जो रॉ मटेरियल काम आता था उनकी पैदावार शुरू की। सो इसका सीधा सीधा जो लिंक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो उद्भव हुआ वो सीधा सीधा कॉलोनाइजेशन या उपनिवेशवाद और औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ है। उसके पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नहीं थी और इसके टाइम ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर फ्लरिश की या इसका खूब विकास हुआ। जैसे उद्योगों में कच्चे रबड़ की आवश्यकता थी टायर वायर बनाने के लिए, तो रबड़ पैदा करते थे। यहाँ पे शक्कर बनाने के लिए शुगर केन की ज़रूरत थी। वहाँ के लोगों की कॉफ़ी और चाय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनकी ज़रूरत थी। चॉकलेट और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए पाम ऑयल, कोकोआ, इनकी आवश्यकता थी। तो सब ये उन्होंने इस तरह की खेती चालू की। दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता है एस्टेट फार्मिंग। इस तरह की जो खेती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, वो ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल फार्मर एक छोटे से खेत में इस तरह की खेती चालू कर देता है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई है। काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, काफ़ी मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे नेटवर्क की आवश्यकता होती है। सो स्मॉल स्केल पे इस खेती को नहीं किया जाता, ये लार्ज स्केल पे ये खेती की जाती है। सो बड़े बड़े एस्टेट होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं जिनमें ये खेती की जाती है। तो इसलिए दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज estate farming. Plantation agriculture is also known as estate farming because it is mostly carried out on the large size estates. इस तरह की खेती में तीसरी जो विशेषता है वो है फॉरेन कैपिटल एंड लोकल लेबर। इस तरह की खेती को कैरी आउट करने के लिए बहुत लार्ज स्केल पे आपको पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है। सो बड़ी बड़ी कंपनियां ये कैपिटल प्रोवाइड करती है या फॉरेन विदेशी पूंजी निवेश इनमें किया जाता है। और लोकल लेबर, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, सो लेबर की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे लोकल लेबर को यूज़ किया जाता है। सो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जो कैपिटल होगा वो फॉरेन कैपिटल होगा, है ना, और जो लेबर इसमें इस तरह की खेती में काम लिया जाएगा वो लोकल होगा। तो लोकल लेबर आप यूज़ कर रहे हो, कैपिटल बाहर का आ रहा है, सो जो भी प्रॉफिट इस तरह की एग्रीकल्चर में होता है वो किसको जाएगा, वो कैपिटलिस्ट को जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल गो टू द कैपिटलिस्ट एंड लेबर विल गेट ओनली द वेजेस। उनको सिर्फ वेजेस मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, बाकी सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट को चला जाएगा। इसीलिए इसको जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इट इज़ वन ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम विच इज़ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। इसमें जो लोकल मजदूर हैं उनका काफ़ी शोषण होता है। और पहले जब कॉलोनियल सिस्टम था तो जहाँ पे लेबर उपलब्ध नहीं थे तो वहाँ पे लार्ज स्केल पे फोर्स्ड माइग्रेशन किया गया, लोगों को फोर्सफुली लोकल लेबर को उन एस्टेट पे ले जाया गया और वहाँ पे उनसे लो वेजेस में काम कराया गया। सो इट्स ए एक्सप्लॉयटेटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। पहले डिस्कस किया फॉरेन कैपिटल और हैवी का कैपिटल आउटले, बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसका जो पर्पज़ है इस तरह की एग्रीकल्चर का वो पूर्णतः कमर्शियल है, कोई डोमेस्टिक यूज़ नहीं है इसका, फुली कमर्शियल है। जितना भी पैदा होता है उसको बेच दिया जाता है। मोस्टली दैट प्रोडक्ट इज़ एक्सपोर्टेड और दैट प्रोडक्ट इज़ बीइंग यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। फॉर एग्जांपल जो रबड़ पैदा होता है, जो शुगर केन पैदा होता है, वो लोकली कंज्यूम नहीं होता, वो
या तो इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है या विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सो इसका जो सोल पर्पज है दैट इज़ कमर्शियल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। माइग्रेशन ऑफ लेबर मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि इस तरह का जो एग्रीकल्चर सिस्टम विश्व में रहा उसने फोर्स्ड माइग्रेशन को जन्म दिया, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे फोर्स्ड माइग्रेशन हुए। एक्सप्लॉयटेटिव आई विल ऑलरेडी डिस्कस कि ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है एग्रीकल्चर का। एक जो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम इस एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है वो है क्लाइमेटिक हैजार्ड्स। आपने बड़े बड़े स्टेट्स पे इस तरह की एग्रीकल्चर चालू की, आपने सपोज रबर के या शुगर कैन या कॉफ़ी या टी इनके बड़े बड़े फार्म डेवलप कर दिए। इसमें एक जेस्टेशन पीरियड होता है, हो सकता है शुरू के 4-5 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं आए तो काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है, काफ़ी कुछ कैपिटल खर्च हो चुका होता है, लेकिन कई क्लाइमेटिक हैजार्ड्स इसमें मेनली रिलेटेड विद द डिजीज़। जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है इनकी पौधों की, वो अगर लग जाती है तो पूरे के पूरे स्टेट्स को ख़त्म कर देती है और वो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हैवी लॉसेज आर बीइंग इनकर्ड बाय द कैपिटलिस्ट। सो क्लाइमेटिक हैजार्ड्स इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। ये फेस की है विश्व में, कई बार क्लाइमेटिक हैजार्ड्स हुए हैं। प्रॉब्लम्स यही है कि इसमें दे आर प्रोन टू क्लाइमेटिक हैजार्ड्स। इसकी खेती करने के लिए मोस्टली इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, उसमें कई वैरायटी जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको ख़त्म किया गया इनको करने के लिए। तो काफ़ी लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, लार्ज स्केल पे जो रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ थे वो डिस्ट्रॉय हुए। इसके कारण ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे पैदा हुई। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस। बट आजकल इसका नेचर पहले से थोड़ा चेंज हो गया, जब से कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हुआ है। अब मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय लोकल कैपिटलिस्ट एंड अब गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ज़्यादा वेलफेयर रोल गवर्नमेंट का बड़ा है। सो लेबर के जो इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस किए जाते हैं। सो अगर हम 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहे और लेबर्स जो who were earlier subjected to exploitation उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग एग्रीकल्चर सिस्टम है। थैंक यू स्टूडेंट्स।